नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज आपके लिए विनर्स एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल एक सुनहरा अवसर लेकर आया है, जिसमें आप हमारे हस्तलिखित नोट्स जो कि टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं, काफ़ी किफ़ायती दामों में 20% डिस्काउंट सेल के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का ये अवसर आप चूके नहीं और इसका समुचित मात्रा में लाभ लें। यदि हमारे कोई नोट्स 100 रुपये के हैं तो वह आज आपको 80 रुपये में प्राप्त होंगे। तो आज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक या जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7067923410 पर संपर्क करके हमारे हस्तलिखित नोट्स परचेस कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है उसमें हम पेपर 5 आप हम एक बार बोलना चाहेंगे कि आप एक न एक नोट्स हमारे जरूर लेकर देखें, जिससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अपनी 100% सफलता एवं अन्य एग्जामों के लिए भी उपयोगी रहेगा। एमपीपीवी का भी एग्जाम कैलेंडर आ चुका है, उसके लिए भी आपका एग्जाम मतलब हमारे नोट्स बहुत ही सुटेबल रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम पेपर 5 पर चर्चा करते हैं। हिंदी जो मतलब बहुत से लोग हिंदी और निबंध पे एथिक्स के लिए गौर कर देते हैं, लेकिन ये स्कोरिंग सब्जेक्ट रहते जिनके द्वारा अच्छे से अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। तो किस प्रकार से कम शब्दों में आपको गागर में सागर को भरना है और अधिक से अधिक नंबर लाना है, तो हम आपको बता दें। सर्वप्रथम भाषा क्या कहलाती है, तो भाषा को किस रूप में लिखना है। महर्षि पतंजलि के अनुसार जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। मनुष्य के द्वारा व्यक्त की गई सार्थक वाणी को भाषा कहते हैं। दो प्रकार से इसकी डेफिनेशन निकली है। पहली तो महर्षि पतंजलि के अनुसार जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। दूसरा, मनुष्य के द्वारा व्यक्त की गई सार्थक वाणी को भाषा कहते हैं। फिर भाषा की विशेषताएं। सबसे पहली, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। भाषा जिस संपत्ति है, भाषा अनुकरण से सीखी जा सकती है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न एवं नैसर्गिक होता है। भाषा भाव प्रेषणीयता का साधन है। भाषा जटिलता से सरलता की ओर उन्मुख करती है। इस प्रकार से आप भाषा की विभिन्न परिविशेषताओं को लिख सकते हैं। भाषा के तत्व कौन कौन से होते हैं, तो ध्वनियात्मक और अर्थवत्ता भाषा के दो तत्व हैं। इन सब का समन्वित रूप भाषा की संरचना प्रस्तुत करता है। सर्वप्रथम तो ध्वनि, और जिसका अर्थ निकले उसे भाषा के प्रमुख तत्व के रूप में आता है। भाषा के विकास के चरण लिखें। जो हम आपको आज के इस वीडियो में क्वेश्चन बता रहे हैं, निश्चित रूप से आपके लिए आएंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। भाषा के विकास के चरण जो है 4 चरण होते हैं। पहला तो होता है आंगिक। आप ऐसे अगर इसको व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक, यह भाषा के प्रमुख चरण है। लिखित भी आप समझते हैं, लिपिबद्ध जिसको किया जाता है। वाचिक जिसको हम बोलकर, आंगिक जिसके मतलब हम अंग प्रदर्शन इशारों के द्वारा, और यांत्रिक रूप से। इस प्रकार से भाषा के विकास के 4 चरण हैं: आंगिक, वाचिक, लिखित एवं यांत्रिक। इसके बाद हम बात करते हैं भाषा के रूप। भाषा के रूप या भेद की बात करें तो 3 प्रकार के हैं। भाषा के 3 मान्य रूप हैं, जिसमें पहली है बोलियां, दूसरा है परिनिष्ठित भाषा और तीसरी है राष्ट्रभाषा। इस प्रकार से भाषा के जो भेद हैं वह 3 हैं। पहली तो है बोलियां, दूसरी है परिनिष्ठित भाषा और तीसरी है राष्ट्रभाषा। आप जानते हैं बोलियां जो कि लोकल क्षेत्र में बोली जाती हैं, एक विशेष क्षेत्र में, जैसे कि बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, निमाड़ है, मालवा है, इन क्षेत्रों में यहीं की प्रमुख रूप से भाषा बोली जाती है। परिनिष्ठित भाषा जो है वह बोली का थोड़ा सा व्यवस्थित रूप है, जैसे कि मध्य प्रदेश की कोई भाषा हिंदी आदि को। और जो राष्ट्रभाषा है तो पूरे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। बोली स्थानीय स्तर या विशेष के लोगों द्वारा विचार विनिमय के वाचिक माध्यम को बोली कहा जाता है। ऐसी व्यवस्थित आंसर राइटिंग आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इनमें साहित्यिक रचना नहीं होती है बोली के अंतर्गत। भारत में 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। प्रमुख बोली है बुंदेली, अवधी, मागधी एवं ब्रजभाषा। स्थानीय स्तर या क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा विचार विनिमय के वाचिक माध्यम को बोली कहा जाता है। इनमें साहित्यिक रचना नहीं होती है। भारत में 600 से अधिक बोलियां हैं, जिनमें प्रमुख बोली है बुंदेली, अवधी, मागधी एवं ब्रजभाषा। परिनिष्ठित भाषा की यदि हम बात करें, परिनिष्ठित भाषा के बारे में पूछा जा सकता है, जब बोलियां व्याकरण से अनुशासित एवं परिष्कृत होती हैं तथा विभिन्न विधाओं, शिक्षा, साहित्य और शासन में प्रयुक्त होती हैं, तब वे परिनिष्ठित भाषा का दर्जा पा लेती हैं। परिनिष्ठित भाषा के बारे में एक बार और बताएं। जब बोलियां व्याकरण से अनुशासित एवं परिष्कृत होती हैं तथा विभिन्न विधाओं, शिक्षा, साहित्य और शासन में प्रयुक्त होती हैं, तब वे परिनिष्ठित भाषा का दर्जा पा लेती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राजभाषा की। राजकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है और प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी उपयोगी है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। तभी से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप सभी को ज्ञात होगा कि 14 सितंबर को हर वर्ष जो है
राजभाषा दिवस हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। हिंदी जो है भारत की राजभाषा है। अब बात करते हैं राष्ट्रभाषा की। तो संपूर्ण राष्ट्र में बोली और समझी जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। देखने में यह सभी चीज़ें हमें बहुत ही सरल लगती हैं, लेकिन जब पेपर में हम इनको जितना व्यवस्थित लिखेंगे उतनी अच्छी हमारे लिए मार्क्स मिलेंगे और उतने एक एक नंबर में कंपटीशन होता जाता है। अब हम बात करते हैं हिंदी की विभक्तियाँ। तो हिंदी में विभक्ति की संख्या 8 है। कर्ता ने, कर्म को, करण के, संप्रदान के आदि, इससे मतलब कर्ता ने कर्म को आदि के द्वारा, ने, का, के, को, से, में, पर, के लिए, ये आप इस प्रकार से हिंदी की 8 विभक्तियाँ हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा के नामकरण एवं उत्पत्ति के बारे में। अभी 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो हिंदी भाषा फारस भाषियों द्वारा दिया गया नाम है। फारसी भाषा में सिंधु को हिंदू और सिंधु क्षेत्रवासियों को हिंदुस्तान, उनकी भाषा को हिंदवी या हिंदी, मूलतः फारसी भाषा में सा का उच्चारण हा होने के कारण हुआ है। हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान के नामकरण के मूल में सिंधु नदी है। तो एक प्रकार से सिंधु से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है, हिंदू की उत्पत्ति को मान सकते हैं। हिंदी भाषा फारस भाषियों द्वारा दिया गया नाम है। फारसी भाषा में सिंधु को हिंदू और सिंधु क्षेत्रवासियों को हिंदुस्तान, उनकी भाषा को हिंदवी या हिंदी, मूलतः फारसी भाषा में सा का उच्चारण हा होने के कारण हुआ है। हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान के नामकरण के मूल में सिंधु नदी है। हम आपको बता दें कि जो बोली और भाषा, वो इसमें अंतर ही पूछा जा सकता है। तो बोली क्षेत्र विशेष या वर्ग विशेष के अंदर सीमित रहती है, जैसा कि हमने आपको बता चुके। एक क्षेत्र विशेष की बोली को बोली कहते हैं, जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तार अधिक होता है। बोली का शब्द भंडार सीमित होता है, जबकि भाषा में शब्द भंडार व्यापक मात्रा में पाया जाता है। बोली में सीमित शब्द पाए जाते हैं और भाषा परिनिष्ठित होने के माध्यम से व्यापक अर्थ लिए रहती है। भाषा शिक्षा का माध्यम होता है, जबकि बोली कोई भी शिक्षा का माध्यम नहीं होती है। भाषा की शासकीय मान्यता होती है, जबकि बोली की शासकीय मान्यता नहीं होती है। भाषा की लिपि होती है, बोली उसी लिपि को अपनाकर चलती है। भाषा का मानक व्याकरण होता है, जबकि बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। भाषा समाचार पत्रों, रेडियो, सिनेमा इत्यादि का माध्यम होती है, जबकि बोली इन सभी से परे होती है। भाषा का आपने देखा होगा कि समाचार पत्रों, रेडियो, सिनेमा इत्यादि का माध्यम होती है, जबकि बोली इन सबसे परे होती है। इसके बाद हम आपको हिंदी की विशेषताओं के बारे में भी बताएंगे कि संस्कृत पर अध्ययन होने के बावजूद हिंदी ने इसका अंधानुकरण नहीं किया कभी भी। हिंदी की वर्णमाला पूर्ण वैज्ञानिक है। हिंदी की जो लिपि है बंधुओं भाई, देवनागरी लिपि है, इसके वर्णों के नाम उच्चारण के बिल्कुल अनुरूप है। हिंदी में एक ध्वनि हेतु एक ही चिन्ह होता है, इसमें अनुच्चारित ध्वनि की कोई जगह नहीं है। भाव की संपूर्ण अभिव्यक्ति हेतु इसने आ, ए आदि विशेष ध्वनि चिन्ह अपनाए हैं। हिंदी में एक ध्वनि एक ही चिन्ह को लिए होती है। हिंदी के महत्व के बारे में भी आपको बताएंगे। द्विभाषा नीति क्या है? तो वह नीति जिसके माध्यम से सरकार अपने कामकाज एक स्थानीय भाषा के अलावा वैश्विक भाषा, सर्वमान्य भाषा जैसे अंग्रेजी में भी करती है, उसे द्विभाषा नीति कहते हैं। त्रिभाषा सूत्र, जैसे हमने द्विभाषा के बारे में जाना, हम त्रिभाषा सूत्र के बारे में भी जानेंगे। इस सूत्र के माध्यम से हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि छात्रों को अंग्रेजी, स्थानीय भाषा व हिंदी अवश्य पढ़ाई जाएगी। त्रिभाषा सूत्र में सर्वप्रथम अंग्रेजी और एक आपकी स्थानीय भाषा जो भी लोकल की भाषा होगी और हिंदी, इन तीन को अवश्य रूप से पढ़ाया जाएगा। यदि किसी राज्य के छात्रों की मातृभाषा हिंदी ही है तो उन्हें हिंदी के अलावा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित कोई भी भाषा पढ़ाई जाएगी। इस प्रकार से त्रिभाषा सूत्र का मापदंड भी रखा गया है। बहुरूपीय परिवार की भाषा, बहुरूपीय परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हिती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। बहुरूपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं। इनके 2 वर्ग हैं। सबसे पहला है सतुम वर्ग, दूसरा है केतुम वर्ग। तो बहुरूपीय परिवार की भाषा के बारे में हमने बताया कि 10 शाखाएं हैं इसकी। इनके 2 वर्ग है सतम वर्ग और केतुम वर्ग। बहुरूपीय भाषा की जो 10 शाखाएं हैं, भारतीय ईरानी, आर्य, बल्टो स्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी, जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट, इटालिका। इस प्रकार से बहुरूपीय परिवार की 10 शाखाएं यहाँ पर दृष्टिगोचर होती हैं। भारतीय आर्य भाषाओं के कालक्रम का वर्णन, भारतीय आर्य भाषाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईसा पूर्व से
500 ईसा पूर्व तक, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईसा पूर्व से अब तक हो रही है। इस प्रकार से इसके कालक्रम के बारे में बताया हमने। आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहें। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स परचेस कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।